नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योर एम्स में। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। और त्योहारों का ये जो दिन चल रहे हैं वो अपने अच्छे से मनाएं। हमारे जो सीरीज़ में अगला वीडियो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो अगला वीडियो है अपना स्टडी विद योर एम्स में जो सीरीज़ का चल रहा था पशु परिचर पार्ट बी का। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अगली क्लास है अपनी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है। यानी कि नर पशु का सहायक यौन अंग कौन सा नहीं है। पहला है इसमें शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। इनमें राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? राइट आंसर इसमें होने वाला है अपना अश्रु ग्रंथि। राइट आंसर क्या है? अश्रु ग्रंथि। कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है? उसका राइट आंसर इज सी, अश्रु ग्रंथि। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या होती है। जो वयस्क घोड़ा होता है उसमें श्वसन की सामान्य दर क्या होती है? 8 से 12 मिनट, 18 से 24 मिनट, 28 से 34 मिनट या 25 से 40 मिनट। तो आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कि वयस्क घोड़े की जो श्वसन दर है वो प्रति मिनट कितनी होती है। राइट आंसर क्या है इसका, उसको बताना है आपको। तो वयस्क घोड़े में जो श्वसन दर है वो 8 से 12 मिनट प्रति मिनट होती है। वयस्क घोड़े हैं, वयस्क घोड़े की जो श्वसन दर है 8 से 12 प्रति मिनट होती है। तो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। तो ये है कि प्लाज्मा और सीरम के बीच मुख्य अंतर की उपस्थिति या अनुपस्थिति कितनी होती है या किसकी होती है। प्लाज्मा और सीरम के बीच मुख्य जो अंतर है उसमें किसकी उपस्थिति होती है और किसकी या अनुपस्थिति होती है। तो इसमें बताना है आपको। इसमें है थ्रोम्बिनोजेन और फाइब्रिनोजेन और एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में जो हमने दूध में जो प्रोटीन बताए थे वो तीन प्रोटीन में इसमें 2 प्रोटीन के नाम है। पहला है एल्बुमिन और दूसरा है ग्लोब्यूलिन और एक था कैसीन। इन तीनों प्रोटीन थे जो दूध में पाए जाते थे। वही 2 प्रोटीन यहाँ पर हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन और कैसीन, तीनों प्रोटीन है। लेकिन इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लाज्मा और सीरम के बीच मुख्य अंतर में किसकी उपस्थिति होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है फाइब्रोजिन। ये रहा ना, फाइब्रोनोजेन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन है ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। कौन सा है जो जल में घुलनशील है? तो कौन सा इनमें से निम्नलिखित में से विटामिन ए है या सी है या डी है या फिर विटामिन ई है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों इसका? राइट आंसर है इसका विटामिन सी। विटामिन सी इज राइट आंसर, जो जल में घुलनशील है। लेकिन जो वसा में घुलनशील है वो कौन कौन से हैं? वो है अपने के, ई, डी, ए। इनको माना गया है कीड़ा। कीड़ा से आप याद कर सकते हैं। जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, ये वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में। और जबकि जो बाकी के हैं जो वो जल में है, जैसे कि सी हो गया और बी हो गया। सी और बी ये दोनों हैं, ये जल में घुलनशील, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये रहा कि असामान्य गुहा में रक्त का संग्रह या संचय कहलाता है। असामान्य गुहा है उसमें रक्त का संग्रह या संचय क्या कहलाता है? इसमें है गुमचोट कहलाता है, नील या वेद क्षेत्र या रक्तगुलम। तो क्या कहलाता है इसमें? राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? असामान्य गुहा में रक्त का 96 का है कि असामान्य गुहा में रक्त का संग्रह या संचय खालिस्तान कहलाता है। गुमचोट, नील और वेद क्षेत्र या रक्तगुलम। तो क्या कहलाता है इसका? इसका कहलाता है रक्तगुलम। रक्तगुल्म इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। असामान्य गुहा में रक्त का संग्रह संचय रक्तगुल्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये रहा आपके सामने कि बधियाकरण जन दशानन की किस विधियों में बोर्डिजो क्रेस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि बधियाकरण जन दशानन की किस विधि में बोर्डिजो
क्रेस्ट ट्रेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका खुली विधि, अर्ध खुली विधि, बंद विधि या अर्धबंद विधि। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर होने वाला है इसका बंद विधि। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ये आए हुए क्वेश्चन है, बल्कि वैसे कहीं से या किसी बुक से वैसे ही नहीं लिए गए। ये जो हमारी बोर्ड है RSSB, उसका एग्ज़ाम हुआ था पशुधन सहायक 2022 में, LSA का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है ये, और वो हुआ था 2022 में 4 तारीख को, 2022 की, उससे लिए गए क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंद विधि। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है अपना 96 का। ये आ गया है कि असामान्य गोमरक्त का जो संचय क्या कहलाता है और रक्त गुल्म कहलाता है। ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अग्र अंक का जोड़ नहीं है? तो अग्र अंक का जोड़ कौन सा नहीं है इनमें से, ये बताना है आपको। कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़, इनमें से कोई नहीं है, घुटने का जोड़। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अग्र अंक का जोड़ नहीं है? अग्रंग का कंधा अग्रंग होता है, कोहनी अग्रंग होता है, या घुटना ये पश्चंग होता है, ये अग्र अंग नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो अग्र अंग का जोड़ कौन सा नहीं है, इस पे जरूर गोला कर लें, जिससे कि आपके क्वेश्चन सही होते रहे। अगर नहीं और हाँ के चक्कर में ना क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसलिए घुटने का जोड़ है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 80। ये बताना है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं। किस प्रकार के दांत हैं जो पशुओं में या भैंस में नहीं पाए जाते हैं? तो उस प्रकार के दांत कौन से हैं? कृतनक, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इनमें से कौन से दांत हैं जो नहीं पाए जाते भैंस में? तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका बी, रदनक। रदनक दांत है जो भैंस में नहीं पाए जाते। बाकी कृंतक और अग्रचर्वणक और चर्वणक, ये दोनों, ये 3 प्रकार के दांत जो भैंस में पाए जाते हैं, बल्कि रदनक प्रकार के दांत है जो भैंस में अनुपस्थित होते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रोमंथी पेट। यह है कि रोमंथी पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है? तो रोमंथी पेट है, उनमें से 4 पेट दिए गए हैं, उनमें से सच्चा पेट के रूप में कौन सा जाना जाता है? ये 81 का है कि सच्चा पेट किस रूप में जाना जाता है? 4 पेटों में से, 4 खंड होते हैं पेट के, उनमें से जो सच्चा पेट जिसका उपनाम है, जिसे माना जाता है, उसको किस में? प्रथमामास्य, द्वितीयामास्य, तृतीयामास्य, चतुर्थामास्य। तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? राइट आंसर होने वाला है इसका, राइट आंसर है चतुर्थामास्य। जो चतुर्थामास्य यानी चौथा मास्य है, फोर्थ, उसको हम सच्चा पेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सच्चा पेट। जो रोमंथी पेट होता है रोमंथी पशुओं में, उसमें 4 खंड होते हैं, उसमें सच्चा पेट के नाम से जो माना जाता है वो चतुर्थ अमास्य है। क्या है? चतुर्थ अमास्य। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला है 82। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो 82 में है कि कौन सी प्रजाति है, कौन से पशु हैं जिसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको लग रहा होगा कि ये वैसे ही नहीं है, बल्कि आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूत्राशय अनुपस्थित होता है किस प्रजाति में? मुर्गा, सुअर, घोड़ा या खरगोश। तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों 82 में? तो राइट आंसर होने वाला है या कि मुर्गा। राइट आंसर ए, मुर्गा। जो प्रजाति होती है जिसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है वो प्रजाति होती है मुर्गा। क्या होता है? पोल्ट्री, यानी कि मुर्गा फार्म या मुर्गा होता है। जो मूत्राशय जिसमें अनुपस्थित होता है वो मुर्गा हो पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है इसका 82 का हो गया। 83 आपके सामने ये रहा कि ऊँट में पेट कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं? ऊँट के पेट के कितने भाग हैं जो बाहर से ही दिखाई देते हैं? ऊँट का जो पेट है उसके 2 या 3 या 4 या फिर 5 कितने भाग हैं जो बाहर से ही दिखाई दे देते हैं उसके? तो इसका राइट आंसर क्या है 83 का? बताओ दोस्तों राइट आंसर 83 का। 83 का राइट आंसर होने वाला है जो 3 भाग हैं। 83 का राइट आंसर 3 भाग हैं, वो पेट के, वो ऊँट के पेट के जो 3 भाग हैं वो बाहर से ही दिखाई दे देते हैं उसके। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप इनको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये अगला वो अपना पशु परीक्षण का जो एग्जाम है उसमें बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन को रिपीट करता है ये बोर्ड।
अगला है सूखी घास में से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए ताकि इसे किण्वन और दहन के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके। सूखी घास में कितने % से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए ताकि इसे किण्वन और दहन के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? 25, 27, 35 या 12 से 14 या 18। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है इसका 12 से 14%। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। जो सूखी घास है उसमें 12 से 14% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि किण्वन और दहन में जोखिम रूप से नहीं उठाया जा सके और संग्रहित किया जा सके उसको। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 कि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस खालिस्तान के अनुपात में होता है। जो हड्डियां होती हैं अपनी, हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस खालिस्तान का अनुपात में होता है 1:2, 2:1, 2:3, 3:4। तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस, पहले कैल्शियम का अनुपात आएगा फिर फास्फोरस का अनुपात आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर है इसका बी, यानी कि हड्डियों में 2:1, यानी कि कैल्शियम अनुपात फास्फोरस है वो 2:1 के रूप में होता है हड्डियों में। और जो पशु जो हड्डियों को चबाते हैं, अवांछनीय चीज़ों को चबाते हैं, वो किसका कारण होता है? क्योंकि पशुओं में फॉस्फेट की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो उसको चबाते हैं। और जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा 70। अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, उसे खालिस्तान कहा जा सकता है। जो अमीनो एसिड होता है, जो एक प्रकार का प्रोटीन का जो एक रूप होता है, जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है? गैर आवश्यक अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड, या छद्म अमीनो एसिड, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? 73 का हो गया। और ये है 70 का। क्या होने वाला है दोस्तों? ये कौन सा क्वेश्चन था? 70 था। तो अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर है जो होने वाला है इसका आवश्यक अमीनो एसिड, उसे आवश्यक दर पर से संश्लेषित नहीं किया जा सकता, जिसे क्या कहा जा सकता है? अमीनो एसिड जो आवश्यक होता है उसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड 70 में। तो अगला क्वेश्चन ये रहा अपना 71। तो 71 में क्या होने वाला है? स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि खालिस्तान प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद है। तो इसमें क्या आने वाला है कि स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या नाइट्रोजन गैस प्रोटीन चयापचय के अंतिम उत्पाद है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों इसका? तो इसका है यूरिक अम्ल। राइट आंसर इज सी हो जाएगा इसका। राइट आंसर सी, यूरिक अम्ल हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने अगला। निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मधुचक्र का सबसे छोटा मध चरण देखा जा सकता है? गाय, घोड़ी, भेड़ या मादा, सुअर की मादा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? गाय, घोड़ी, भेड़ या मादा, सुअर की मादा। तो जिनमें जिस जानवर में, जिस पशु में मधुचक्र सबसे छोटा मध चरण देखा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो राइट आंसर बताना है आपको। गाय, घोड़ी, भैंस की मादा और सुअर की मादा में से क्या होने वाला है? राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। गाय का जो मधुचक्र है वो इस जो ऑप्शन में दिए गए इस सबसे कम होता है, उसकी चरण जो मध चरण देखा जा सकता है सबसे छोटा होता है उसका, गाय का। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? तो भैंस में गर्भावधि कितने दिन चलती है? तो भैंस में कितने दिन चलती है जो गर्भावधि होती है वो 260 दिन, 280 दिन, 310 दिन या 410 दिन। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? भैंस की सामान्य गर्भावधि वो चलती है सी, 310 दिन। क्या चलते हैं? 310 दिन। तो एक बात है गाय, जैसे कि गाय है, गाय की चलते हैं 9 महीने प्लस 9 दिन।
और भैंस की चलती है इसमें 10 महीने प्लस 10 दिन चलती है। ऐसे ही अब इसको लगा लो 10 दिन से 300, तो वैसे ही हो गए, और 10 दिन 310, जो 10 महीने चलती है तो 30 से 30 300 दिन तो वैसे ही हो जाएंगे, और 10 दिन और जोड़ लो 310 दिन हो जाएंगे। और गाय में 9 महीने तो वैसे ही होते हैं, 9 दिन और जोड़ लो उसमें, 270 और 280 दिन, ये गाय का हो जाएगा बी। जो बी है इसमें ये गाय का हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी, ये गाय का है। और राइट आंसर ये सी 310 ये भैंस का हो जाएगा। तो 310 भैंस का और 280 ये गाय का हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, गर्भवती मवेशियां मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है? तो कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये अपना 64। यह एक गर्भवती मवेशियां मादा भैंस की भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है? अनुदैर्ध्य प्रस्तुति, पृष्ठ अनुप्रस्थ प्रस्तुति, वेट्रो अनुप्रस्थ प्रस्तुति, या लंबवत प्रस्तुति। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बताना। गर्भवती मवेशियों में मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है अनुदैर्ध्य प्रस्तुति। राइट आंसर इज ए हो जाएगा इसका। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है? यानी कि इनमें से जो गाय की नस्ल दी गई है उनमें से कौन सी नस्ल है जो दुधारू नहीं है? एक भारवाहक होती है, एक दुधारू होती है, एक भारवाहक दुधारू दोनों होती है। तो इनमें से बताना, साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, कॉकरेज, इनमें से कौन सी नस्ल है जो दुधारू नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो कॉकरेज है, ये भारवाहक नस्ल है, जो नागौर साइड पाई जाती है। ये कॉकरेज ये भारवाहक नस्ल है। बल्कि साहिवाल दुधारू है, थारपारकर जो थारपारकर या इधर पाई जाती है जैसलमेर साइड, जो कि पाकिस्तान से मूल स्थान पाकिस्तान है इसका। लाल सिंधी इधर गंगानगर साइड पाई जाती है, हनुमानगढ़। और साहिवाल, ये तीनों दुधारू हैं, जबकि कांकरेज नाम की जो वो है गाय की नस्ल है वो दुधारू नहीं है। तो 52 का आंसर जो 42 है उसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना काकरेज, सॉरी इसका हो जाएगा काकरेज। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 53, भारत की विश्व की से सबसे अधिक आबादी किसकी है? भारत में विश्व की कितने % से अधिक भैंस की आबादी है? 75, 70, 65 या 50? तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? राइट आंसर है इसमें डी, यानी कि 50%। भारत में विश्व की 50% से अधिक भैंस की आबादी है। जितने भी पशु हैं उनमें 50% तो और जानवर हैं, बल्कि 50 से ज़्यादा भैंस हैं। जो भारत में विश्व की 50% से अधिक भैंस की आबादी है वो भी 50%। राइट आंसर इज डी हो जाएगा इसका। 49 है इसका है, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया खालिस्तान कारण होता है? जीवाणु, वायरस, कवक या परजीवी? तो राइट आंसर क्या है इसका? रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया खालिस्तान कारण होता है जीवाणु के, वायरस के, कवक के या परजीवी के। तो राइट आंसर इसका जीवाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवाणु। जो रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया पशुओं में होता है वो किस कारण होता है? वो जीवाणु के कारण होता है। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 50वां, कि इनमें है कि निम्न में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है? पशुओं में जो बीमारी होती है उनमें से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा यानी कि ज्वर होता है? वो कौन से रोग में होता है? पैर और मुंह की बीमारी में, या यक्ष्मा में, या रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया में, या ब्रुसिलोसिस में? तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों इसका? जिस रोग में लहरदार ज्वर होता है किस में होता है? तो इसका राइट आंसर ब्रुसिलोसिस हो जाएगा। राइट आंसर इज डी हो जाएगा, ब्रुसिलोसिस, जिसमें लहरदार भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है, जिस रोग में वो होता है ब्रुसिलोसिस। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है 42,
ये रहा आपके सामने। जब संक्रामक रोग महामारी किस देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है, कई देशों महाद्वीपों में फैल जाती है, तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। कोई बीमारी वो संक्रामक है, महामारी है, वो देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? वो देशों से नहीं, महाद्वीपों में फैल जाती है। देशों तो फैलती है, बल्कि महाद्वीपों में फैल जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? छिटपुट रोग, छितराया हुआ, या पैनजूटिक, या महामारी, या स्थानिक रोग, या एपिजूटिक, क्या कहा जाता है उसे? संक्रामक रोग है जो देशों के अलावा महाद्वीपों में फैल जाती है, उसको क्या कहा जाता है? छिटपुट, या पैनजूटिक, या स्थानिक, या एपिजूटिक। तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? राइट आंसर इसका पैनजूटिक। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या होने वाला है? बी, पैनजूटिक, या महामारी है जो बड़े स्तर पर, महाद्वीपों के स्तर पर भी फैल जाती है, उसे पैनजूटिक या महामारी रोग कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 43। यह है कि निम्नलिखित में कौन सी नैदानिक स्थिति बधिया नरमवेशियों में अधिक देखी जाती है? जो बधिया नरमवेशी है, जिसका बधिया कर दिया जाता है, यानी कि नरमवेशियों का, उनमें कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा देखी जाती है? उनके बाद बधिया होने के बाद जो सबसे ज़्यादा बीमारी नरमवेशियों में देखी जाती है कौन सी है? अंडकोश या हार्निया, या यूरोलिथियासिस, या सींग का कैंसर, या दर्दनाक पेरिकॉर्डिटिस। तो बताइए इनमें से कौन सी है जो बधिया नरमवेशियों में सबसे अधिक देखी जाती है? उसके बाद अंडकोश का हार्निया, या है यूरोलिथियासिस, या सींग का कैंसर, या दर्दनाक पेरिकॉर्डिटिस। तो राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों इसका? तो राइट आंसर क्या होने वाला है 43 का? 43 का है यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस बी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर इज बी।